शेयर बाज़ार में आ रही है करेक्शन, और ये करेक्शन कब क्रैश का रूप ले लेगी किसी को भी आइडिया नहीं है। ऐसे में हमें ये सब तो पता है गूगल से सर्च करके, यूट्यूब पे वीडियो देख के कि मार्केट में करेक्शन क्यों आ रही है, ग्लोबल लेवल पे मार्केट में करेक्शन है, उसके क्या कारण हैं। और फिर लोगों के सजेशन भी हमारे पास आ रहे कि अरे पैनिक नहीं करना, ऐसी करेक्शन आती रहती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिर भी कोई सटीक सलाह कि इस मार्केट के हालात में हमें क्या करना चाहिए, ये वीडियो आपके काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। दोस्तों, जिस तरह से ग्लोबल सेंटीमेंट बिगड़े है, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया का बुल रन थमता दिख रहा है। लेकिन अगर आपको पता हो कि इंडिया का बुल रन स्टार्ट हुआ था रिटेल इन्वेस्टर्स के दम पे, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है? आप और हम ही तो है। या अब हम सोचेंगे यार करेक्शन आ रही है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो हम अलग अलग वीडियो देख के, अलग अलग आर्टिकल पढ़ के आइडिया लगा रहे हैं कि यार ये करेक्शन कितनी गहरा सकती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो ये सब उलझने हमारे मन में चल रही है। तो सबसे पहले बेसिक इंटरनेट पे हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि मार्केट में करेक्शन क्यों आ रही है। क्यों आ रही है? इजराइल और ईरान का युद्ध हो सकता है। जो जॉब के डेटा निकल के आए यूएस में, वहाँ रिसेशन का डर लग रहा है कि फेड जो रेट कट करने वाला था उसमें डिले हो गई है, उसको पहले ही कर देना चाहिए था, अब दिक्कत हो गई है, अब इमरजेंसी में रेट कट करना पड़ेगा उसको, ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है। ऊपर से जो ये येन का कैरी ट्रेड हुआ है, जो येन, अगर आपको पता होगा कि जापान में इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो रहते थे और अचानक उनके जो सेंट्रल बैंक होते हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, और उस वजह से जो वहाँ का पैसा ग्लोबल मार्केट में था या जापान की मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्टेड था, वहाँ से एकदम से ग्लोबल सेलिंग ट्रिगर हो गई। तो ये कुछ कारण है जो आप सबको अच्छी तरह से पता है। अब बात यहाँ आती है कि इंडियन मार्केट का क्या जो हम बोलते थे कि तीसरी महाशक्ति, जिसकी वजह से हमने अभी 25,000 के लेवल टच किए थे, यहाँ पर करेक्शन आ सकती है या नहीं। तो मेरा सिंपल सा आपको कहना ये है कि जो हर अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको बोलेगा कि आपको समझदारी भरे डिसीजन लेने हैं ऐसी मार्केट में। अगर कोई बोले बिल्कुल भी पैनिक मत करो, कुछ मत करो, बैठे रहो आराम से, तो वो भी गलत है। अगर कोई बोले कि नहीं नहीं सब बेच दो, ये मार्केट तो क्रैश कर जाएगी और 15,000 का निफ्टी आपको देखने का मिलेगा, तो वो भी बिल्कुल गलत है। इस मार्केट में आपको बेसिक ये समझना चाहिए कि ये मोमेंटम, ये जो मार्केट में ऊपर ही मार्केट ने अपसाइड जर्नी शुरू की थी, बुल रन, वो किसके दम पे आया था कि हमारे पास DII का फ्लो, जो म्यूचुअल फंड में आप लोग SIP करते हैं, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। अभी लास्ट मंथ का अगर बात करेंगे 21,000 करोड़ का पैसा आ रहा था। दूसरा, हम और आप रिटेल निवेशक डायरेक्ट भी मार्केट में अच्छा खासा पैसा डाल रहे थे। और एक बात हमको जो कि गलत आदत है, ये पड़ गई थी कि यार मार्केट में तो 2-3 दिन की करेक्शन आती है, फिर मार्केट रैली कर लेता है। चाहे आपने कोरोना के टाइम पे इन्वेस्ट किया हो, मार्केट एक बार तो मार्च 23 के में सर्किट टू सर्किट ट्रेड करने लगा था, उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि मार्केट ने रिकवरी कर ली। या अभी लेटेस्ट अगर हमारी यादें ताज़ा है तो अभी हाल में जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उस दिन मार्केट एक दिन के लिए गिरा और अगले दिन से मार्केट ने वापस रिकवरी करी। और लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट है बजट का दिन। बजट के दिन मार्केट एकदम से डिप किया, उसके बाद सेम डे ही रैली कर ली। तो लोगों को ये विश्वास हो गया यार इंडियन मार्केट में तो करेक्शन आती है, अपॉर्चुनिटी होती है, पैसा डालो, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में मार्केट रिकवर कर जाएगा और फिर से हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये अवधारणा जो लोगों के मन में बन गई है वो कुछ हद तक गलत है। हालांकि मार्केट ने उसको सही साबित किया है, क्योंकि पिछले 4 साल का ट्रेंड देखे तो यही हुआ है। जब जब मेजर करेक्शन आई है, पहली बात तो 5% से ज़्यादा मार्केट गिरा नहीं है पिछले कई क्वार्टर से, और अगर गिरता है तो रिकवरी बहुत फास्ट आती है। तो ये अवधारणा बन गई है कि यार मोटा मोटी मार्केट में करेक्शन आए, पैसा डाल दो, कहीं से भी उठा के डालो, मार्केट रिकवर कर जाएगी और हमारा पैसा बन जाएगा। तो ये धारणा थोड़ी सी आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जब ग्लोबल लेवल पे चीज़ें दिक्कत में आती है तब मार्केट कितना करेक्ट हो सकता है कह नहीं सकते। FIIs ने पूरा दम लगा लिया इंडियन मार्केट में बेच के, नहीं हिला पाए मार्केट के सेंटीमेंट, नहीं बिगाड़ पाए। गवर्नमेंट ने बजट में पूरी कोशिश की कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दो, जितने STT पे वो बढ़ा दो। तो जितना भी कुछ गवर्नमेंट नेगेटिव कर सकती थी मार्केट को लेके किया, लेकिन फिर भी मार्केट नहीं गिरा, क्योंकि सबको पता था कि यार मार्केट में पैसा डालो, FD में 7.5% का इंटरेस्ट रेट है, मार्केट तो अच्छा खासा बनाता है। और हाल फिलहाल में मैं काफ़ी ट्रैवलिंग कर रहा था और उस दौरान अलग अलग लोगों के फ़ोन आ रहे थे। कोई रिलेटिव के थ्रू फ़ोन कर रहा है, कोई फ्रेंड सर्कल के थ्रू फ़ोन कर रहा है कि अरे हैरी आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, अभी तो वीडियो की फ्रिक्वेंसी कम होगी, बताओ ना कोई स्टॉक बताओ ना मार्केट कर रहा है। और मैं क्या बोल रहा हूँ,
यार मार्केट में किसी में भी पैसा डाल रहे हो, आपका बन रहा है, तो आपको किसी की बात की, किसी की अगर जनरल जो एडवाइस चाहिए होती है कि मार्केट में क्या करें, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब ऐसे पैनिक आते हैं तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि यार थोड़ा सा सुन लेते हैं, अलग अलग वीडियोज़ आप ढूंढने लगते हो कि यार ऐसी मार्केट में क्या करें। तो मेरा आपको सिंपल सा कहना है कि इंडिया की जो बुल रन की स्टोरी है वो अभी भी इंटैक्ट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। और हाल फिलहाल में मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी कि मुझे कुछ लॉन्ग टर्म जो इस बुल रन में मैंने क्या किया था कि जो मुझे लॉन्ग टर्म बड़े डिसीजन लेने थे घर का, गाड़ी का, वो मैंने किया और अब सेटल होके मैं आराम से फिर से एक फ्रेश जर्नी शुरू करूँगा। तो मैंने अपने स्टॉक्स स्टार्ट किए और धीरे धीरे करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। और जो ये ऐसी मार्केट में करेक्शंस होती है तो इसमें मौके मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट एक दिन करेक्ट किया, आपका स्टॉक 2-4% नीचे आ गया अरे और उठा लो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपने जो स्टॉक होल्ड कर रखे हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, आपको लगता है कि ये कंपनी अपनी वैल्यू से बहुत ज़्यादा, अगर आप जैसे कुछ डिफेंस स्टॉक्स की बात करोगे तो डिफेंस स्टॉक 15-20 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करते थे, आज उनका पी मल्टीपल 100 का हो गया है। तो दिमाग लगा के ये सोचो, अभी आर्टिकल भी आया था कि गवर्नमेंट ने अब तक का हाईएस्ट डिफेंस पे खर्चा किया है। तो इंडिया का किसी कंट्री से युद्ध चल रहा है जो हम फिर से उतना ही डिफेंस पे खर्चा करेंगे? नहीं। तो जब इंडिया वार स्टेज में, वार सिचुएशन में नहीं है, तो फिर से डिफेंस पे सेम टाइप का जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई खर्चा हमने एक्सपेंडिचर किया गवर्नमेंट ने, करेगी गवर्नमेंट? नहीं। लेकिन फिर भी क्या है, रिजल्ट कंपनियों के हाल फिलहाल के जो ऑर्डर्स मिले थे अच्छे आ रहे हैं और बार बार खबर आती है इतने करोड़ का ऑर्डर मिल गया, उतने करोड़ का ऑर्डर मिल गया। तो डिफेंस स्टॉक्स में 100 के पी मल्टीपल आराम से पहुंचे हुए स्टॉक के। तो मार्केट की कुछ ऐसी पॉकेट्स है जहां पर आपको वैल्यूएशन काफ़ी हाई मिलेंगे। वहाँ पर अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक करके थोड़ा कैश में बैठो, या फिर जो अच्छे ऐसे सेक्टर है जो लॉन्ग टर्म प्ले है, नॉन सिक्लिकल सेक्टर है, वहाँ पर आप धीरे धीरे करके इस मार्केट में एडिशन करना शुरू करो। लेकिन अननेसेसरी के जो मोमेंटम स्टॉक्स थे, रेलवे स्टॉक या डिफेंस स्टॉक्स, उनसे थोड़ा सा बचो। अगर आप सोचोगे अरे ये तो पहले इतने का था, इतना 52 वीक हाई लगाया है, अभी तो इतना गिर गया, यहीं खरीद लेता हूँ, तो यार वहाँ पर पैसा बन गया ना। जहाँ पैसा बन गया अच्छी बात है। अब थोड़ा सा मोमेंटम से हट के इंडिया पे ओवरऑल अगर आप बुलिश हो तो और भी काफ़ी सेक्टर है जो इस मार्केट की रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार लार्ज कैप में अच्छा पैसा बनेगा, कुछ लार्ज कैप अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक आप कहोगे तो हाँ वो डिफेंसिव लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँ अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ सेलेक्टेड पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर उतनी बड़ी रैली नहीं आई जितने की मोमेंटम प्ले वाले स्टॉक्स में आई है। तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात, अगर आप ग्लोबल लेवल पे चीज़ें समझेंगे तो हाल फिलहाल में हमारे पीएम मिस्टर मोदी गए थे रशिया, ठीक है। अगर 1-1.5 साल पहले क्या हो रहा है, रशिया पे सैंक्शंस लगे थे, किसने लगाए थे? यूएस ने। तो ये इसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो बनता है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डी डॉलराइजेशन, जो कि ब्रिक्स की कंट्रीज़ पूरा प्लान कर रही है। चाइना, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया मिलके डी डॉलराइजेशन की सोच रहे हैं कि यार ये जो यूनिवर्सल करेंसी डॉलर को बनाया हुआ था उसको किसी तरह से हमें चेंज करना होगा, क्योंकि रशिया पे अचानक से जो सैंक्शंस लगे, जो जितना भी यूएस डॉलर में उनका इन्वेस्टमेंट था सारा फ्रीज कर लिया यूएस ने रशिया का। तो उस वजह से चाइना के भी कान खड़े हो गए कि यार ये दिक्कत कर सकता है कल को हमको भी। और इंडिया को भी पता है कि यार अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है तो ये डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। भी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा रशिया के साथ हमने रुपी में डील करने की बात करी है, कितने बिलियन डॉलर की डील हुई है। उसके बाद एक और अभी जो ब्रिक्स में नए नए नेशन ऐड हो रहे हैं, सऊदी को हमने ऐड किया है, ब्रिक्स में ऐड हुए, और अभी कुछ कंट्रीज़ और ब्रिक्स में जो ऐड होने वाली उनका अनाउंसमेंट आएगा अक्टूबर की जो ब्रिक्स की मीटिंग है। तो डी डॉलराइजेशन की जो थीम है, जो लग रहा था यार डॉलर तो हमेशा यूनिवर्सल करेंसी रहेगा और अगले 15-20 साल तो कोई इसको हिलाने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगले 2-3 साल में आपको कुछ बड़े लेवल के चेंजेस देखने को मिले, जिस तरह से ये रशिया, चाइना, इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर आप गूगल करके देखो कि चाइना गोल्ड बाइंग, गूगल करो तो वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल मिलेंगे कि चाइना इज़ बाइंग गोल्ड लाइक देयर इज़ नो टुमारो, मतलब कल है ही नहीं। ऐसी तरह से इस स्पीड से चाइनीज़, रशियन और भी जितनी, इंडिया ने भी अभी 100 टन का गोल्ड अपना वापस मंगवाया और बाइंग भी चल रही है। अचानक से बजट में क्या हुआ कि रैंडम एकदम डिसीजन आ गया कि जो कस्टम ड्यूटी गोल्ड पे कम करेंगे,
क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि यार हमारे इंडियंस भी गोल्ड में इन्वेस्ट करें, और हो सकता है गवर्नमेंट भी और ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 800 टन का गोल्ड का जो स्टॉक है। तो इंडिया का क्लियर कट ये है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ अलग से कोई अपनी एक अलग से करेंसी बनाने के दिशा में तो आगे बढ़ नहीं रही, लेकिन वो पैक करेंगे गोल्ड से, जैसे करेंसी पहले पैक होती थी। तो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ सकता है, मेटल के थ्रू वो पैक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ है जिनके पास गोल्ड नहीं है लेकिन बाकी मेटल है, किसी के पास ऑयल है। तो उस तरह से ये ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें चल रही है, तो उस दिशा में अभी तो हम मार्केट क्यों करेक्ट हो रही है, क्योंकि जी ये तो युद्ध हो सकता है इजराइल और उसके बीच में, ईरान के बीच में, या फिर इंडियन यूएस की इकॉनमी ढीली है। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन, ये डी डॉलराइजेशन का मैटर चल रहा है, ये बहुत लॉन्ग 2-3 साल में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हो, इसको देखोगे। तो अभी के हालात में जो चल रहा है, मेरा आपसे ये मानना है, कहना है कि एक तो मोमेंटम स्टॉक्स जिनमें बहुत ज़्यादा रैली आ गई और वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं करते अब। दूसरा यूएस ओरिएंटेड कंपनी, जहाँ पर ऐसी इंडियन कंपनी जिनका यूएस में ज़्यादा एक्सपोजर है, चाहे फिर वो आईटी कंपनीज़ हो, चाहे फिर कुछ ऐसी फूड कंपनी हो जो वहाँ पर ज़्यादा फूड सप्लाई कर रही है। इंडियन मार्केट में उनका डोमिनेंस इतना नहीं है, बाहर ज़्यादा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़, चाहे यूरोप हो चाहे यूएस हो, उन कंट्रीज़ को थोड़ा सा अभी जो ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहा है कि कहीं अलग अलग फ्रंट खुल रहे हैं, कभी नॉर्थ कोरिया की बात आती है कि वो अपने बॉर्डर से मिसाइल वो कर रहा है, कभी चाइना साउथ सी में कोशिश करता है, ताइवान को कैच करने की कोशिश करता है। यूएस, अभी बात हो रही है कि यूएस सपोर्ट कर रहा है, पहले यूक्रेन को तो सपोर्ट कर ही रहा था, अभी इसराइल को भी हो सकता है फुल फ्लैश सपोर्ट कर दे। लोग थर्ड वर्ल्ड वार की बातें कर रहे हैं। तो जब इतना सब कुछ होने को हो रहा है, तो आपको एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाहिए जिसका ग्लोबल लेवल पे एक्सपोजर थोड़ा कम हो, 80, 70, 90% तक बिजनेस इंडिया में सेटल्ड हो। ऐसी कंपनियों की तरफ जाओ। मोमेंटम, जहाँ के पी मल्टीपल बहुत ज़्यादा हो गए, उन कंपनियों को अवॉइड करो। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि यार 5-10 साल इंडिया ओरिएंटेड कंपनीज़ में रहना, फिर कोई डर नहीं है, बिल्कुल आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। और मार्केट में इन्वेस्टमेंट, अगर आप सोच रहे हो कि यार 2% गिरने पे मेरे को और ऐड कर देना, नहीं, ऐसा मत करो। अगर अच्छा खासा पैसा बना लगा रखा है, प्रॉफिट में भी हो, थोड़ा बहुत कैश में बैठना चाहते हो, कोई हर्ज नहीं कैश बैठने में। लेकिन हर अच्छे खासे 10% के लेवल का अगर करेक्शन आपके स्टॉक में नहीं आ रहा है, तो अननेसेसरी का जंप मत करो कि अरे 2% मेरा स्टॉक गिर गया, मैं तो और ले लेता हूँ। जब स्टॉक गिरने पे आते हैं तो कितना गिर सकते हैं, क्योंकि 2008 की मंदी मैंने नहीं देखी, लेकिन 2020 में फुल फ्लैश देखा है मैंने, कैसे आपके खरीदते 23 मार्च से पहले भी कितना मार्केट ने करेक्शन दिखाया था, और 23 मार्च को तो सर्किट लग के फिर तो वहाँ से बॉटम बन गया था। लेकिन उससे पहले भी हम सोच रहे थे यार जनवरी में मार्केट करेक्ट होना शुरू हुआ, फिर फरवरी मार्च में करेक्शन आई। हमें लगता था 6 मार्च को 11 मार्च को मार्केट करेक्ट हुआ था 2020 में, अरे ये तो गिर गया, बहुत गिर गया, मेरा स्टॉक तो 6% नीचे आ गया, ले लेता हूँ। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक ने 12-12, 15% गिरे 23 मार्च तक होते होते। तो एकदम से जंप करने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत कैश में बैठोगे तो दिक्कत नहीं है। ग्लोबल लेवल की चीज़ें देखते हुए, जो डी डॉलराइजेशन के लिए मैं कह रहा हूँ कि सेपरेट वीडियो ही बनानी पड़ेगी उसके लिए, किस तरह से अगर आप डॉट्स कनेक्ट करोगे तो ये सारे समीकरण किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है। काफ़ी स्टडी मैं कर रहा हूँ, अलग अलग वीडियोस जो इंटरनेशनल वीडियोस होते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको फॉलो कर रहा हूँ कि ये चल क्या रहा है ग्लोबल लेवल पे। ये 6 महीने में इलेक्शन आएंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रम्प जीतेगा या कौन जीतेगा, नहीं, ये रशिया, चाइना, इंडिया कर क्या रहे हैं, ये मेरा ज़्यादा फोकस है इस बात पर, और मैं आप लोगों को उस बारे में अपडेट भी करता रहूँगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए 3, 4, 5 साल का जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो थोड़ा सा इसी हिसाब से जो चीज़ें मैंने आपको कही है उनको थोड़ा सा गौर फरमाना, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर बात करोगे 5-10 साल की, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कहीं कोई कमी नहीं आई है। मैंने बीच में ब्रेक लिया, अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा लाइट किया, बुल रन का फ़ायदा उठाया, अपने लॉन्ग टर्म गोल अचीव करे। अब उसके बाद फिर से पोर्टफोलियो मेरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें, लेकिन धीरे धीरे ऐसी मार्केट में जब करेक्शंस आती है ना, तो यार मन खुश हो जाता है, और फिर मन करता है कि यार चलो बात करते हैं आप लोगों से, अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ, तब मन करता है वीडियो बनाने का। तो मुझे लगा आज ही वो दिन है जब आपके साथ बात करनी चाहिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो चैनल को पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।